हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं लेकर आ गई हूँ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर के बारे में। शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर मोहनजोदड़ो मोर क्लोजली। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। Although मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। The settlement is divided into two sections. One is smaller but higher and the other much larger but lower. बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। अभी मैं आप लोग को एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे एक सिटाडेल है और एक लोअर टाउन है। तो सिटाडेल मतलब होता है दुर्ग और लोअर टाउन मतलब निचला शहर। तो कुछ इस तरह से यहाँ की बनावट की गई थी कि जो सिटाडेल होता था वो निचले शहर के कंपेरिजन थोड़ी ऊंचाई पर होता था। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के जो किले होते थे वो जो आम शहर होता था उससे ऊंचाई पर बनाया जाता था, वैसे ही कुछ ही सिटाडेल होता था। और ये लोअर टाउन होता था जो कि बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी होता था। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। Archaeologists designate these as the citadel and the lower town respectively. पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचनाएं थी, जो बनावटी की गई थी, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और इसीलिए वो ऊंचा रहता था। It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह था कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, अलग रखा गया था। The lower town was also walled, और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। Several buildings were built on platforms which served as foundations. इसके अतिरिक्त कई भवनें बनाई गई थी ऊंचे चबूतरों पर, जिनको बनाया गया था और जो नींव का कार्य करते थे, जो चबूतरे होते थे। It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. अनुमान लगाया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम मतलब प्रतिदिन, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी। ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। कंसीडर समथिंग एल्स। अब कुछ और देखते हैं। वंस द प्लेटफॉर्म्स were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms. एक बार चबूतरों की यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसको बनाया गया। Other signs of planning include bricks which, whether sun-dried or baked, were a standardized ratio where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, मतलब एक निश्चित रेशियो की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी और हमें सभी जगह इसके कुछ सबूत मिले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक, लेइंग आउट ड्रेन्स। मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण। One of the most distinctive features of the Harappan cities was the carefully planned drainage system. हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। मतलब कि नाले और नलियों का बहुत उन्होंने अच्छा वेल प्लान्ड एकदम तैयार किया था कि अगर कोई घर बनेगा तो हर घर से एक नली निकलेगी, फिर वो जाके बड़े नाले में मिल जाएगी और जो बड़ा नाला है वो शहर के बाहर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने प्लानिंग कर लिया था। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern.
तो अगर यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स पर काटती थी। मैंने अभी जो पिक दिखाया था आपको वही, उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी एक्चुअली कैमरा में क्लियर नहीं हो पाएगा बिकॉज वो बहुत छोटा है, उसको ध्यान से देखने पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि हाँ ये राइट एंगल्स पे सारे स्ट्रीट्स और रोड्स एक दूसरे को काट रहे हैं। It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them. तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो वो लोग पहले प्लान कर लेते थे कि ऐसे हम लोग यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे और फिर इसके ऊपर ऊपर घर बना देंगे और हर घर से एक नाली निकलेगी। ऐसे उन्होंने बहुत वेल प्लान एकदम सिटी का निर्माण किया था। और सोच सकते हैं आप लोग वो लोग कितने ज़्यादा मतलब talented थे। If domestic waste water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along the street. और ये भी देख लीजिए, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में जोड़ना था, नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो ये भी उन्होंने देखा था, बहुत प्लान किया था कि हाँ एक दीवार तो सटा रहना ही चाहिए। अब आप नीचे देख सकते हैं सिटाडल्स के बारे में दिया हुआ है। सिटाडल्स मतलब दुर्ग, पढ़ लेते हैं इसको भी। While most Harappan settlements have a small high western part and a larger lower eastern section, there are variations. हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। At sites such as Dholavira and Lothal, जो कि गुजरात में है, the entire settlements was fortified and sections within the town were also separated by walls. धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ड एट अ हाइट। मतलब लोथल में जो दुर्ग दीवार से तो घिरा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो कहीं कहीं इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमें, अभी के जो हमें सबूत मिलते हैं, जो हमें साइट्स मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक पिक आप लोग देख सकते हैं, ये एक मोहनजोदड़ो की एक नाली है और इसका एक विशाल प्रवेश द्वार है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम हमारे कुछ मिले हैं हमें साइट्स पे ऐसे एविडेंसेस, तो उसका पिक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सबसे आप लोग को समझने में आसानी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि गृह स्थापत्य। The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। Many were centered on a courtyard with rooms on all the sides. इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे। The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. और संभवतः आंगन खाना पकाने और सिलाई बुनाई या कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि घरों की बनावटें कैसी होती है और हम लोग अभी वही पढ़ रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो पे घरों की बनावटें कैसी थी। What is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. अब यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है और इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। मतलब डायरेक्ट एंट्री आपकी आंगन में नहीं होगी, पहले कुछ कॉरिडोर्स आएंगे या कुछ रूम्स आएंगे, उसके बाद आंगन आता था। तो ये एक प्राइवेसी को शो करता था कि लोग अपने मेन जो उनका जगह होता था उसको प्राइवेट रखते थे, अंदर रखते थे, ताकि किसी की डायरेक्ट एंट्री होने पर वो जगह दिखे ना। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains. हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। तो सोच सकते हैं आप लोग उस समय भी लोग हाइजीन का कितना ख्याल रखते थे। Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे, यानी कि वो लोग सेकंड फ्लोर भी बनाते थे अपने घरों में।
Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passers-by. कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः मतलब राह चलते लोग भी कर सकते थे। तो कुछ बाहर टाइप में बनाया जाता होगा, कुछ एक छोटा सा रूम बना दिया जाता होगा, वहाँ पे कुआं बना दिया जाता होगा कि बाहर जाते हुए लोग भी उसका प्रयोग कर सकें और घर के लोग भी उसका प्रयोग कर सकें। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में ही केवल कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो समझ सकते हैं हर एक घर के लिए हर एक कुआं होता था, तो कितने ज्यादा कुएं थे उस समय। अब हम लोग पढ़ेंगे सिटाडेल के बारे में। बगल में एक पिक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सिटाडेल का है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे आसानी होगी। It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, मतलब कि जो पब्लिक फंक्शंस होते थे शायद उनके लिए उनका प्रयोग किया जाता हो। These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portions remain, while the upper portions, probably of wood, decayed long ago, and the great bath. तो इनमें एक माल गोदाम होता था, एक ऐसी विशाल संरचना जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और दूसरा विशाल स्नानागार सम्मिलित है। The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। These were two flights of steps on the north and south leading into the tank, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था, मतलब पानी आने जाने का वहीं से रोका जाता था। तो ये वहां पे लोग जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। There were rooms on 3 sides, in one of which was a large well. Water from the tank flowed into a huge drain. इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले से बह जाता था। Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor, with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. इसके उत्तर में एक गली के दूसरी और एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थीं। This uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, had led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ऐसा हमारे स्कॉलर्स मानते हैं और सोचते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक भिन्नताओं के बारे में कि वहाँ पे कुछ थी ऐसी कुछ सोशल डिफरेंसेस कि नहीं थे। तो पहला इसमें बुरियल्स का मतलब होता है जैसे आप समझ जाइए किसी चीज लाश को दफना देना होता है ना, वही उसी को कहते थे बुरियल्स, यानी कि समाधान। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोग के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। These include studying burials, और इसका इन विधियों में एक है समाधानों का अध्ययन। You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. इजिप्ट के पिरामिड और मम्मी के बारे में सबको ही जानते होंगे। तो उनमें क्या किया जाता था, पट्टियों से लपेट के और एक कॉफिन में बंद करके उन लोग को पिरामिड के नीचे डाल दिया जाता था, मतलब और ऊपर से पिरामिड बना दिया। ऐसा आप लोग देखे ही होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा मम्मीज के बारे में। वैसे ही आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं,
और इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried, जो कि अभी मैंने बताया आप लोग को। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. कुछ हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. कभी-कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विशेष विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that this could be used in the afterlife. कुछ कब्रों में मृदभांड तथा यानी कि कुछ मटके वटके तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। Jewelry has been found in burials of both men and women. पुरुष और महिला दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। In fact, in the excavations at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads was found near the skull of male. In some instances, the dead were buried with copper mirrors, but on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर और जो कि एक प्रकार का रत्न था जो कि महंगा होता था बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, और मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक लुकिंग फॉर लग्जरीज, यानी कि विलासिता की वस्तुओं का खोज। Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। The first category includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम एक लाइन छूट गया। These include querns, potteries, needles, flesh rubbers, body scrubbers, etc., and are usually found distributed throughout settlements. Archaeologists assume objects were luxurious if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies. Thus, little pots of fans, a material made of ground sand or silica mixed with color and a gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. तो उनमें चकियाँ, मटके, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी या स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस, जो कि एक घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया होता है, के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। The situation become more complicated when we find what seem to be articles of daily use such as spindle whorls made of rare materials such as faience. Do we classify these as utilitarian or luxuries? स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. For example, miniature pots of fans, perhaps used as perfume bottles, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from small settlements like Kalibangan,
Gold too was rare and as at present probably precious. All the gold jewelries found at Harappan sites were discovered from hoards. यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी जो दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये बहुत कम ही मिलती है। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये हम लोग इस वीडियो के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा हो गया वीडियो, सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो पिक्चर्स दिए हुए हैं रेफरेंस पिक वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उससे समझने में आसानी होती है चैप्टर को। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।